Hello everyone, welcome to my channel. This is Priya Bhargav. Today we are going to start a topic which is e-counseling. This section is from Unit 3, Block 4, MPCE 023, that is MAPC Second Year Counseling Psychology students. This video is for you guys. As you are seeing, it is highlighted with pink color. That means it is important topic. It has already come in the examination and there is a probability of coming it further in the future एग्जाम्स. सो लेट अस स्टार्ट विद द टॉपिक. ई वर्ड आपने बहुत बार सुना है, ईमेल यानी कि इलेक्ट्रॉनिक मेल, है ना. तो इलेक्ट्रॉनिकली जब हम काउंसलिंग करते हैं तो उसको हम ई काउंसलिंग के नाम से जानते हैं. और ये भी वैसा ही है जैसे आप 1-to-1 फेस टू फेस काउंसलिंग में एडवाइस देते हैं, गाइडेंस देते हैं. ये भी वैसा ही होता है जहाँ पे प्रोफेशनल काउंसलर्स, साइकोलॉजिस्ट, मेंटल हेल्थ प्रैक्टिशनर्स जो होते हैं वो इंडिविजुअल्स को प्राइवेटली इलेक्ट्रॉनिक मेल के थ्रू काउंसलिंग देते हैं. बट इलेक्ट्रॉनिक मेल एक अकेला ही तरीका नहीं है. ईमेल के अलावा भी आजकल ऑनलाइन वीडियो काउंसलिंग होती है, ऑडियो काउंसलिंग होती है, चैट काउंसलिंग होती है. सो इसमें जो स्पेसिफिकली इस टॉपिक में दिया है वो ईमेल के ऊपर दिया है. तो लोग जब आते हैं तो तरह तरह की प्रॉब्लम्स को लेकर आते हैं, उनकी खुद की लाइफस्टाइल से रिलेटेड, उनके रिलेशनशिप से रिलेटेड, उनके खुद के एक्सपीरियंसेस या दूसरों की वजह से अगर वो परेशान है इसीलिए काउंसलिंग के लिए आते हैं. सिंपली जैसे नॉर्मली फेस टू फेस में होता है वैसा ही ईमेलिंग में भी होता है. बट इसमें क्या होता है, सेल्फ हेल्प बिहेवियर मॉडिफिकेशन एक्सरसाइजेस देनी होती है जब हम ईमेल काउंसलिंग करते हैं. सेल्फ हेल्प बिहेवियर मॉडिफिकेशन एक्सरसाइजेस का मतलब क्या है? बिहेवियर मॉडिफिकेशन, बिहेवियर को चेंज करना. एक्सरसाइजेस मतलब बहुत सारी एक्टिविटीज़ देना जिसके बेसिस पे आपका क्लाइंट काम करेगा. सेल्फ हेल्प इसीलिए नाम है क्योंकि क्लाइंट खुद से करेगा, उसको खुद से करना पड़ेगा क्योंकि ये ईमेल के थ्रू पूरा कन्वर्सेशन हो रहा है क्लाइंट एंड काउंसलर के बीच में. तो जो ई काउंसलिंग होती है ये वन टाइम कंसल्टेशन भी हो सकता है या फिर सीरीज ऑफ सेशंस भी हो सकता है. ये चार्जेबल होता है, फ्री नहीं होता है. ये कन्वीनियंट है बहुत सारे लोगों को, टाइम एफिशिएंट भी है. आप घर पे बैठ के काउंसलिंग दे सकते हैं. इवन लेने वाला अपने घर से ले सकता है काउंसलिंग, अपना ईमेल कंपोज कर सकता है. कॉस्ट बहुत कम होता है तो ये काफ़ी चीपर पड़ता है. फेस टू फेस में जो भी आप काउंसलिंग के चार्जेस लेते हैं उसका 50% होता है ईमेल का. सो बहुत सारे क्लस्टर में भी चेंजेस होते हैं लोगों में, जैसे कि इमोशनल ओवरलोड हो जाता है इंसान. बहुत सारी चीज़ें साथ साथ चलती हैं तो वो इतना इमोशनली ओवरलोड हो जाता है कि ओवरवेल्म होने के बाद उसको लगता है कि अब उसको अपनी लाइफ को रीऑर्गेनाइज करने की ज़रूरत है, उसको रिफ्लेक्ट करने की ज़रूरत है कि ऐसा क्यों हो रहा है उसके साथ. तब ये इंसान काउंसलिंग के लिए आते हैं. तो ईमेल में अगर आप देखें तो आपकी प्राइवेसी बनी रहती है. हम जिससे कम्युनिकेट कर रहे हैं हम नाम के अलावा कुछ नहीं जानते उसके बारे में, है ना. जो वो इन्फॉर्मेशन देना चाहता है बस उतनी दे सकता है. और कॉन्फिडेंशियलिटी रूल भी होते हैं जो एथिकल ग्राउंड्स पे हमें मेंटेन करने पड़ते हैं. कुछ कंट्रीज़ में इसकी गाइडलाइंस भी दी हुई हैं ईमेल काउंसलिंग की. सो जब ईमेल एक अपीलिंग और कंफर्टेबल सर्विस है जिसमें इंटरनेट को हम यूज़ करते हैं वहाँ वहाँ के क्लाइंट्स की सर्विस करने के लिए जहाँ जो बहुत डिफ़िकल्ट एरियाज़ में रह रहे हैं, रूरल एरियाज़ में रह रहे हैं, डिफ़िकल्ट टू रीच एरियाज़ में रह रहे हैं, या उनको कोई और चैलेंजेस है लाइफ को लेकर, जैसे कि डिसेबिलिटी हो सकती है, कम्युनिकेशन चैलेंज है, वो नहीं समझते आपकी बात को तो वो अपनी लैंग्वेज में टाइप करके उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट, या फिर आप इंग्लिश को जो ऐप आता है उस सॉफ्टवेयर को यूज़ करके ट्रांसलेट कर सकते हैं. तो इसमें कम्युनिकेशन चैलेंजेस ख़त्म हो जाते हैं. अगर किसी को हियरिंग इम्पेयरमेंट है या स्पीच इम्पेयरमेंट है तो वो आराम से टाइप करके अपने काउंसलर को बता सकता है कि उसको कैसा फील हो रहा है. लैंग्वेज डिफ़िकल्टीज़ का जैसे मैंने बताया इश्यूज़ ठीक हो जाते हैं ईमेल के थ्रू. सो आप अगर रिमोट एरिया में रह रहे हैं, जैसे मैंने बताया रूरल एरिया या रिमोट एरिया में रह रहे हैं जहाँ पे आपको प्रोफेशनली क्वालिफाइड कोई काउंसलर नहीं मिल रहा जो एक्सपर्ट है, तो आप ईमेल के थ्रू एक एक्सपर्ट से भी एडवाइस ले सकते हैं. आप मतलब क्लाइंट जो है वो ले सकते हैं. सो ये कभी कभी डिफ़िकल्ट भी हो जाता है. किन सिचुएशंस में ये चैलेंजिंग होगा वो भी हम आगे बताएंगे, और अब और कैसे बेनिफिशियल है ये भी हम करेंगे. तो रीजंस फॉर यूजिंग ईमेल काउंसलिंग, क्या क्या कारण हो सकते हैं कि हमें ईमेल काउंसलिंग देनी पड़ जाती है या किसी को लेनी पड़ जाती है. तो पहली बात ये कि पर्सनल स्पेस और कंफर्ट और सेफ्टी
तीनों चीज़ें बंदे को मिल रही है जिसकी आप काउंसलिंग कर रहे हैं, है ना। वो सेफ फील कर रहा है क्योंकि वो अपने घर से बैठ के कर रहा है, उसको मालूम है कि कोई उसको कुछ भी तरीके से हार्म नहीं पहुंचा सकता, वो कंफर्ट जोन में है, उसको ड्रेसिंग का चक्कर नहीं है, उसको कुछ भी किसी और चीज़ का कि कब खाने का टाइम हो गया तो ये कुछ और कोई ऑफिस का वर्क आ गया तो अपने कंफर्ट जोन में रह के वो कर सकता है। उसकी पर्सनल स्पेस में वो कंफर्टेबल फील करेगा तो ज़्यादा अच्छे से एक्सप्रेस कर पाएगा। सो जो पर्सनल प्रॉब्लम्स है वो आराम से रिजॉल्व हो जाती है। लिखेंगे तो वो उनको बार बार देख सकते हैं कि वो उन्होंने क्या लिखा है और क्या वो अपने काउंसलर को भेज रहे हैं। इवन काउंसलर भी अब क्या रेस्पॉन्ड कर रहे हैं उसको हम रीड करके एक बार चेक कर सकते हैं कि हमने क्या क्या काउंसलिंग में स्टेटमेंट दिए हैं और कुछ हमने मिस आउट तो नहीं कर दिया। सो हमारे पास सफिशेंट टाइम होता है। और अगेन आगे अगर हम सेकंड पॉइंट पे देखें, इन्होंने यहाँ पे ये भी बताया है कि जैसे ये भी मैं बता चुकी हूँ ऑलरेडी कि एक अच्छा तरीका है जिसमें हम एक बार चेक कर सकते हैं और ट्रैक भी कर सकते हैं, अगर क्योंकि ईमेल एक सीक्वेंस में जाएगा, एक बार आया फिर रिप्लाई हुआ, फिर आया फिर रिप्लाई हुआ। तो इसमें क्या होता है कि आपके पास एक पूरा रिकॉर्ड होता है, क्लाइंट के पास भी रिकॉर्ड होता है और आपके पास भी रिकॉर्ड, आप तो बनाते ही हो वैसे भी, लेकिन क्लाइंट के पास रिकॉर्ड होता है कि क्या क्या कन्वर्सेशन हुई थी, क्या क्या थेरेपी सिखाई गई थी। तो आगे भी फ्यूचर में कुछ इश्यू हो तो वो ईमेल को पढ़ के उसको देख सकता है, इवन अपने प्रोग्रेस को चेक कर सकता है, रिव्यू कर सकता है प्रीवियस सेशंस के नोट्स को। तो ऐसी चीज़ें कर सकता है। इवन ये रियल लाइफ में भी होता है। मैं अपने क्लाइंट को हमेशा सजेस्ट करती हूँ कि अपनी एक पर्सनल डायरी बनाओ जहाँ पे सेशंस में अपने बारे में जो भी सेशंस में आपने सीखा है उसको नोट डाउन करो। अ, अब अगर हम थर्ड पॉइंट की बात करें इसमें, तो गाइडलाइंस जब हम भी सेट होती है ऑनलाइन काउंसलिंग की, कुछ प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन से जो करते हैं, जैसे कैलिफोर्निया बोर्ड ऑफ बिहेवियरल साइंसेज ने स्ट्रिंजेंट गाइडलाइन सेट की है कि लाइसेंस्ड प्रोफेशनल ही ई काउंसलिंग दे सकते हैं और वेबसाइट्स में उनको अपने सब कुछ इन्फॉर्मेशन डालनी पड़ेगी सो दैट क्लाइंट सेफ फील करे और क्लाइंट सही जगह से काउंसलिंग ले सके। अगेन जैसे मैंने बताया, फिजिकली चैलेंज लोगों के लिए ये बहुत हेल्पफुल होता है जो जल्दी से ट्रीटमेंट नहीं अफोर्ड कर पाते या फिर वो ऐसी जगह पे हैं जहाँ से एक्सेसिबिलिटी नहीं है, वो लोग यहाँ पे कर सकते हैं। तो ये दो एक पॉइंट तो इन्होंने दोबारा रिपीट किया है इसमें। मिसअंडरस्टैंडिंग और मिस इंटरप्रिटेशंस जो फेस टू फेस थेरेपी में कभी कभी हो जाती है, वो ईमेल काउंसलिंग में आप बच सकते हो उससे, क्योंकि आप अपने आप को एक्सप्रेस कर पाएंगे, रीचेक कर पाएंगे कि आपने क्या लिखा। नेक्स्ट हेडिंग इज ऑनलाइन काउंसलिंग कैन बी डिवाइडेड इनटू 5 मेजर कैटेगरी। कौन कौन सी 5 मेजर कैटेगरीज में हम ऑनलाइन काउंसलिंग को डिवाइड करते हैं? नंबर 1, बिहेवियरल मॉडिफिकेशन काउंसलिंग, जो साइकोलॉजिस्ट, साइकियाट्रिस्ट या मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स प्रोवाइड करते हैं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सिस्टम के थ्रू। सेकंड है मेंटल हेल्थ एडवाइस और इन्फॉर्मेशन, जहां हम ईमेल के थ्रू ये बताते हैं कि कोई सर्विस कहाँ पे मिल पाएगी और किससे लेनी चाहिए। थर्ड है ऑनलाइन काउंसलिंग, जो फेस टू फेस सर्विसेज के अलावा हम उनको प्रोवाइड कर सकते हैं और या फिर फेस टू फेस सर्विस के साथ साथ भी प्रोवाइड कर सकते हैं। ई थेरेपी, ये रेगुलर काउंसलिंग सेशंस जो हम ऑनलाइन प्रोवाइड करते हैं चैट एप्लीकेशन या ईमेल के थ्रू, उस वो। देन फुल सर्विस काउंसलिंग एंड मेंटल हेल्थ एडवाइस ऑनलाइन, तो पूरी काउंसलिंग सर्विस जो आप देते हो वो भी आप ऑनलाइन काउंसलिंग के थ्रू प्रोवाइड कर सकते हो, मेंटल हेल्थ एडवाइस भी ऑनलाइन दे सकते हो। सो प्राइमरी बेनिफिट जो ऑनलाइन काउंसलिंग या ईमेल काउंसलिंग का होता है वो यही है कि प्राइवेसी हम बहुत दे सकते हैं इसमें, क्लाइंट को भी और काउंसलर को भी। आप कहीं से भी अपने ऑफिस, होम, कहीं से भी बैठ के इसको कर सकते हैं। एंड कुछ थेरेपिस्ट टेलीफोन भी यूज़ करते हैं, कॉन्फ्रेंसिंग सर्विसेज, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग भी यूज़ करते हैं। सो ये चीज़ें हम यूज़ कर सकते हैं ऑनलाइन के थ्रू। अगेन आप ईमेल काउंसलिंग जो होता है एक और चीज़ करता है। क्या चीज़ करता है कि इंटरपर्सनल फंक्शनिंग कैसे हो रही है, पर्सनल फंक्शनिंग कैसी है आपके क्लाइंट की, उसके लाइफ स्पेन में जो डिफरेंट डिफरेंट फेजेस आते हैं वो किस तरह से चल रहे हैं, वो बहुत इम्पैक्ट डालती है किसी भी इंसान की पर्सनल, इमोशनल, सोशल, वोकेशनल, एजुकेशनल, हेल्थ रिलेटेड एंड डेवलपमेंटल लेवल पे। तो उस इंसान के जितने भी इश्यूज़ हैं इन सारी कैटेगरीज में, वो भी ईमेल काउंसलिंग के थ्रू सॉर्ट की जा सकती हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ टू स्टार्ट ईमेल सेशंस। ईमेल सेशंस सपोज आप स्टार्ट करना चाहते हैं तो क्या पूरा प्रोसेस क्या है? सो एक तो ये है कि इसमें
कई ऑनलाइन अगर आप बहुत सारे अगर आप काउंसलिंग सेशंस की साइट्स देखेंगे अभी भी जाके, तो आप देखना वहाँ पे कुछ क्वेश्चनेयर्स भी होते हैं, टेस्ट्स भी होते हैं। तो तरह तरह के टेस्ट अवेलेबल हैं जहाँ पे क्लाइंट जाके खुद अपना टेस्टिंग कर सकता है। असेसमेंट टूल्स जिसे कहते हैं, असेसमेंट टूल्स से उनके बारे में उनको खुद ही पता चल जाता है कि उनका लेवल क्या है, बिहेवियरल लेवल क्या है, क्या उनका अगर एडिक्शन है तो एडिक्शन का लेवल क्या है। तो बहुत सारे टेस्ट से उनको जब पता चल जाता है, ये सेल्फ हेल्प टूल्स होते हैं, तो तब वो क्लाइंट काउंसलर को अप्रोच कर सकते हैं अगर उनको जो रिज़ल्ट है वो उस तरह का आता है। सो जब जब भी हम ये काउंसलिंग शुरू करते हैं तो हम एक सर्विस एडमिनिस्ट्रेटर की ज़रूरत पड़ती है, जो क्लाइंट से ये रजिस्ट्रेशन फिल करने के लिए पूछेगा और एक एग्रीमेंट फॉर्म पे भी साइन कराएगा, जो एक कॉन्सेंट लेटर की तरह होगा, जिसमें हम ये इन्फॉर्मेशन देंगे कि जो भी चीज़ें हैं उसकी इन्फॉर्मेशन है वो हम रिकॉर्ड्स कहाँ रखेंगे और कितने कॉन्फिडेंशियल रखेंगे, एंड उसका कॉन्सेंट लेने के बाद ही रखेंगे और कॉन्सेंट लेने के बाद ही डिस्क्लोज़ करेंगे। तो मतलब कॉन्फिडेंशियलिटी पॉलिसी एंड उसके रिकॉर्ड्स का हम क्या करेंगे वो भी हमें उसको डिस्क्लोज़ करना होगा। जब एक बार क्लाइंट इन पेपर्स पे साइन कर देता है, तब हम उसको फर्स्ट ईमेल अलाउ करते हैं जो वो काउंसलर को कर सकता है। सो जब वो कंफर्टेबल फील करेगा, वो मतलब क्लाइंट क्लाइंट जब कंफर्टेबल फील करेगा तो वो अगले अपॉइंटमेंट ले सकता है ईमेल एक्सचेंजेस के थ्रू। तो पहले जो ईमेल एक्सचेंजेस होते हैं वो इनिशियली 5 ईमेल एक्सचेंजेस अलाउड होते हैं और वो भी वीक में एक बारी, वीकली। बट अगर आपको लगता है कि आपके क्लाइंट को और सेशंस की ज़रूरत है तो फर्दर आप 10 ईमेल्स और ऐड ऑन कर सकते हैं उसमें। और वेटिंग पीरियड ज़रूर होगा, क्योंकि 5 तो हो गए एक्सचेंजेस, मतलब 5 हफ्ते तक सेशंस चल गए, लेकिन उसके बाद क्लाइंट को अगर फर्दर सेशन लेने हैं तो हो सकता है बीच में वेटिंग पीरियड हो, ऑल बिकॉज दूसरे क्लाइंट्स भी होते हैं जो लाइन में होते हैं। सो ई काउंसलिंग जो है ये बहुत सारी डिफ़िकल्टीज़ को हैंडल कर लेता है, लेकिन कुछ डिफ़िकल्टीज़ जो हम जनरली नहीं डील करते ईमेल के थ्रू, वो है अगर कोई सुसाइडल फील कर रहा है या किसी सीवियर मेंटल इलनेस का शिकार हो गया है, तो हम उसको ईमेल काउंसलिंग नहीं देंगे। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो ये बताने का है, वो मैं पहले भी बता चुकी हूँ वैसे तो, कि पेमेंट ये पेड सर्विस होती है, किसी को फ्री ऑफ कॉस्ट सर्विस नहीं दी जाती है। फेस टू फेस कंसल्टेशन जो है, जैसे कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में भी हम फेस टू फेस ही करते हैं, बट वो इंटरनेट के थ्रू होता है, वो भी ई काउंसलिंग के ही अंदर आता है। और ई काउंसलिंग से हम फैमिली थेरेपी, कपल थेरेपी, पेरेंटल काउंसलिंग, ये सारे सेशंस हम दे सकते हैं आसानी से। एक रिसर्च हुई थी जिसमें ये बताया गया था कि 20 to 30% पार्टिसिपेंट्स ऐसे हैं, वो ये कहते हैं कि अनकंफर्टेबल फील करते हैं वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में, और फेस टू फेस ज़्यादा बेटर होता है। यानी कि 70% ऐसे हैं जो कंफर्टेबल फील करते हैं। नाउ कमिंग टू ई काउंसलिंग बेनिफिट्स एंड चैलेंजेस। क्या बेनिफिट्स एंड चैलेंजेस आपको मिलेंगे? बेनिफिट्स क्या हैं, सबसे पहले ये बात करेंगे। इंक्रीज्ड एक्सेसिबिलिटी, मतलब आप कहीं से भी रिमोट एरिया से, रूरल एरिया से कोई इंसान है तो वो ले घर पे बैठ के काउंसलिंग ले सकता है ना। एट होम पेरेंट्स है या कोई सिंगल है जो अपने, उसको बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं, या कोई डिसेबल्ड है, या उसको वायलेंस का खतरा है, कोई उसको धमकाता है, या उसे एगोराफेबिया होता है, जिसको भीड़ में जाने से डर लगता है, उसको बोलते हैं अगोराफोबिया। तो जो लोग कहीं रीलोकेट हो गए हैं किसी वजह से, या फास्ट पेस लाइफस्टाइल की वजह से उनके पास टाइम नहीं है, या ऐसा घंटे में वो काम करते हैं जहाँ पे लोग सोते हैं, तो वो ऑब्वियसली ईमेल ऐसी चीज़ है जहाँ से, या ई काउंसलिंग ऐसी चीज़ है जब वो अपने कंफर्ट के हिसाब से काउंसलिंग ले सकते हैं। ये साइकोथेरेपी सर्विसेज जल्दी से ही कहीं पे भी अवेलेबल हो है, मतलब कि आपको कहीं पे स्ट्रगल नहीं मारना पड़ता कि भाई थेरेपिस्ट का टाइम देखो, ये देखो, वो देखो। आप जल्दी से आपको इस अपनी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिल जाता है इमीडिएटली। जो ईमेल हम यूज़ करेंगे, जब जो हमारे वर्ड होते हैं उनको हम अपने तरीके से एक्सप्रेस करने के लिए बहुत आसान हो जाता है जब भी आप ईमेल के थ्रू करते हैं। एंड आप ये भी देख सकते हैं कि आपने क्या लिखा उसमें, एंड अगर आपको कुछ चेंज करना है तो आप चेंज भी कर सकते हैं भेजने से पहले। प्राइवेसी कन्वीनियंट होता है, ये पहले भी हम पढ़ चुके हैं, तो वही इन्होंने बताया। एनोनिमिटी, आप बिना नाम के भेज सकते हो, आप चाहो तो अपना नाम डिस्क्लोज़ ना करो, इस तरह से भी हो सकता है। घर के कंफर्ट से हो सकता है। आपके जो अगर इनहिबिशंस हैं
कि आप जल्दी से अपनी प्रॉब्लम्स एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं या आप फेस टू फेस नहीं कर पाते, फ्रीली नहीं फील करते एक्सप्रेस करने में, वहाँ पे आप अपने इश्यूज़ को मेंशन कर सकते हैं। सेल्फ रिफ्लेक्शन का बड़ा मौका मिलता है इसमें, है ना। एसिंक्रोनस कम्युनिकेशन होता है, तो आप के पास बहुत टाइम होता है कि आपके काउंसलर ने आपको क्या बोला, एंड देन आप अपने आप को एनालाइज कर सकते हो। पहले दिन नहीं समझ आया, अगले दिन समझ आ जाएगा, तीसरे दिन समझ आ जाएगा। तो क्लाइंट को किसी दिन तो समझ आ ही जाएगा, तब वो रिप्लाई कर देगा अपने काउंसलर को कि मुझे ऐसा महसूस होता है। तो इस तरह से कम्युनिकेशन में उसको फिर से अपने आप को एनालाइज करने का मौका मिल जाता है। जो थेरेपिस्ट होते हैं, ये कुछ स्पेशलिस्ट एरियाज़ में अगर अवेलेबल हैं, मतलब ऐसे एरिया हाई मेट्रो सिटीज़ में अवेलेबल हैं, तो जो जोग्राफिकल लोकेशन उस क्लाइंट की होगी वो कोई बाउंडेशन नहीं होगा, मतलब उसे लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल नहीं करना पड़ेगा। वो कभी भी अपने वहाँ ऑनलाइन बैठ के सेशंस ले सकता है। अवेलेबल एनी टाइम ऑफ द डे, जैसे ये तो मैं पहले ही बता चुकी हूँ, किसी भी टाइम पे अवेलेबल हो सकते हैं। जो कंप्यूटर सेवी हैं, जो कंप्यूटर बहुत अच्छे से यूज़ कर लेते हैं लोग और जो बच्चे, उनके लिए तो बहुत ही अच्छी चीज़ है ये। और ये क्लिनिशियन जो हैं वो भी फ्री हो जाते हैं जल्दी, क्योंकि वो अगर फेस टू फेस काउंसलिंग ले रहे हैं एंड दे आर टायर्ड कि भाई अब नहीं हो सकता, तो ऑनलाइन बड़ा आसान चीज़ है जो वो आराम से कर सकते हैं। फ्लेक्सिबिलिटी होती है सर्विस में, अफोर्डेबिलिटी होती है, पैसे कम में हो जाता है। नाउ चैलेंजेस की अगर बात करें, तो टेक्निकल कंसर्न्स, जिनको ये स्किल्स नहीं है कंप्यूटर कैसे यूज़ करना है, कंप्यूटर इलिटरेसी है, जो ओल्ड पीपल हैं जिनको बिल्कुल भी ये चीज़ें नहीं आती, या ऐसे बैकग्राउंड से हैं जहाँ कंप्यूटर भी अफोर्ड नहीं कर सकते, उनके लिए इशू है। सेकंड, अगर उनको विजुअल क्यूज़ हम लोगों को नहीं मिल पाते, जैसे आप काउंसलिंग में आप अपेयरेंस, लुक्स, किस तरह से वो बिहेव कर रहे हैं, उन चीज़ों को हम नोटिस कर लेते हैं, बट यहाँ पे कोई क्यूज़ नहीं मिलते हमें, कोई हिंट्स नहीं मिलती, क्योंकि हम देख ही नहीं पा रहे अपने क्लाइंट को, है ना। फैमिली मेम्बर्स किस तरह से इंटरेक्ट करते हैं वो हम ऑब्जर्व ही नहीं कर पा रहे हैं। नेक्स्ट इज टाइम डिलेज बिटवीन कॉन्टैक्ट एंड रेस्पॉन्स। एसिंक्रोनस होता है, जैसे मैंने बताया, एक ने मेल भेजा, दूसरा पता नहीं कब रिप्लाई करेगा, तो एसिंक्रोनस होता है। ये टाइम का कुछ टाइम डिले होने की ज़्यादा प्रोबेबिलिटी होती है। फिर डिमिनिश्ड कैपेसिटी टू डील विद एनी क्राइसिस। अगर कोई क्राइसिस है, सपोज कोई सुसाइडल थॉट आ रहा है किसी को, आप कैसे हेल्प करोगे? ईमेल के थ्रू यू कैन नॉट हेल्प, उस इंसान को रोक ही नहीं पाओगे, आपको पता भी नहीं है वो कौन है, उसने सही अपना सब कुछ बताया है कि नहीं, आप कौन सी सर्विसेज को कांटेक्ट करोगे? ये इशू हो जाता है। देन क्रेडेंशियल्स, थेरेपिस्ट के कैसे पता लगाएगा क्लाइंट कि ये सही है, सच्चा है, झूठा है, फेक है, कैसा है काउंसलर, उसके बारे में कैसे पता चलेगा? तो नेक्स्ट इज टेक्निकल फेलियर्स, है ना। अगर कुछ ऐसी चीज़ है जहाँ पे कनेक्शन ठीक नहीं आता है, तो आपको आधी चीज़ तो समझ आएगी, आपने पेमेंट कर दिया, क्लाइंट ने पेमेंट कर दिया, अब वो काउंसलिंग ले रहा है लेकिन डिस्कनेक्ट हो रहा है बार बार, तो वो उसको थेरेपी का कोई यूसेज नहीं है। देन सिक्योरिटी रिस्क भी होता है, किसी ने आपका ईमेल हैक कर लिया, तब क्या होगा? एंड देन नेक्स्ट इज क्लाइंट में एक्सपेक्ट सर्विसेज टू बी फ्री। क्लाइंट्स को ऐसा लगता है कि भाई ये तो मैं क्यों पैसे दूँ, जैसे कि मेरे ही कुछ सब्सक्राइबर ऐसे हैं जो कहते हैं कि हम क्यों मेंबरशिप लें। अरे हार्ड वर्क पे नहीं करता क्या? आप जब काउंसलिंग करोगे, अगर आपसे कोई फ्री ऑफ कॉस्ट सर्विस मांगेगा, कुछ तो आप शुरू में बड़े जब जोश में होगे तब तो आप फ्रीली दे दोगे सर्विस, कुछ दिनों बाद आपको वो चीज़ चुभने लगेगी कि मेरा टाइम एफर्ट का कुछ नहीं मिल रहा मुझे। तो फिर दुनिया में सबको जॉबलेस होना चाहिए, किसी को पैसा नहीं मांगना चाहिए, क्योंकि सभी तो सारे ही वैसे ही काम कर रहे हैं, एक दूसरे के लिए तो काम कर रहे हैं। सो टेक्निकली ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होती है, एंड ये उनको पता चलती है जो वाकई मेहनत करते हैं। नेक्स्ट इज़ लीगल और एथिकल इश्यूज आ सकते हैं कॉन्फिडेंशियलिटी को लेकर। मान लो वो काउंसलर फेक है, वो आपकी सारी सीक्रेट चीज़ें लेके किसी और को पास ऑन कर रहा है, आपकी इन्फॉर्मेशन लेके आपकी प्राइवेसी की ऐसी की तैसी कर देता है, तब क्या होगा? देन लैक ऑफ थेरेपिस्ट ट्रेनिंग, थेरेपिस्ट की अगर ट्रेनिंग नहीं है, जैसे मैंने बताया झोला छाप थेरेपिस्ट, उस तरह का हुआ, तब क्या हुआ होगा? तो ये वाली चीज़ें ध्यान रखना पड़ेगा। कभी कभी क्लाइंट्स भी बड़े फेक आ जाते हैं जिनको सिर्फ टाइम पास करना होता है, उससे उनसे भी बच के रहना पड़ता है। उनकी उनको भी आपको जल्दी पकड़ना होता है फर्स्ट सेशन में कि ये वाकई सीरियस है काउंसलिंग के लिए या इसको बस टाइम पास करना है, तो वो भी आपको कैप्चर करना पड़ता है। नेक्स्ट इज़ एथिकल इश्यूज इन ई काउंसलिंग। ई काउंसलिंग में जैसे फेस टू फेस थेरेपी में इश्यूज आते हैं, वैसे ई काउंसलिंग में भी आते हैं। कुछ रिस्ट्रिक्शंस तो होती हैं, एनवायरमेंटल रिस्ट्रिक्शंस होती हैं ऑनलाइन में, जो थेरेपिस्ट को किस तरह से फेस टू फेस गाइडलाइंस फॉलो करते हैं हम जब फेस टू फेस थेरेपी लेते हैं, जब हम जैसी गाइडलाइंस, एथिकल गाइडलाइंस फॉलो करते हैं, उससे थोड़ा ढीली होती है, ऑनलाइन लूज होती है, मतलब इतने ज़्यादा स्ट्रिक्ट नहीं होती, क्योंकि कोई भी आपको देखने वाला नहीं है। सो वो एक तो इशू है। देन कंज्यूमर जो है कितनी इन्फॉर्मेशन आपको देगा, उसका कॉन्सेंट बहुत ज़रूरी है।
आप उसके कंसेंट के बिना आप कुछ काम नहीं कर सकते, उसके ऊपर कोई थेरेपी नहीं कर सकते। तो आपको उसको ये बताना होगा कि ई काउंसलिंग के क्या बेनिफिट्स हैं एंड क्या रिस्क है। फिर इन्होंने फेसबुक के बारे में ये बताया है कि ये ऐसी जगह है जहाँ पे कोई भी किसी को भी ट्रेस कर सकता है। काउंसलर ज़्यादा इंक्लाइंड हो गया क्लाइंट को तो वो उसको ट्रेस करेगा, क्लाइंट इंक्लाइंड हो गया तो काउंसलर को ट्रेस करेगा। तो ये थोड़ा सा रिस्की हो जाता है। सो कितना डिस्क्लोज़ करना है कितना नहीं करना है वो क्लाइंट एंड काउंसलर दोनों पे डिपेंड करता है। अगेन फैमिलीज़ के बीच में कैसा कम्युनिकेशन हो रहा है हम इंटरनेट के थ्रू जानना बहुत मुश्किल होता है। एंड क्या किस तरह से वो आपस में सपोज़ आप फैमिली थेरेपी कर रहे हैं एंड फैमिली मेंबर्स अलग-अलग जगह पे रहते हैं। सो आप जब उनके सेशंस ले भी रहे हैं तो उनका आपस में किस तरह का इंटरेक्शन है वो आप नहीं पकड़ पाएँगे, उनके फेशियल एक्सप्रेशंस एंड ऑल। सो ये थोड़ा-सा ट्रबलसम हो जाता है एंड जब तक आप ठीक से नहीं जान पाएँगे तब तक आप सेशंस नहीं दे सकते। कपल्स में भी ऐसे ही हो जाता है कि जब आपस में वो किस तरह से इंटरैक्ट करते हैं, उनका इमोशंस किस तरह की है, इमोशनल सिचुएशन किस तरह की है। सो लेकिन वो एक बार अगर क्लियरली आपको काउंसलर को समझ में आ गया तो ये ऑनलाइन सेशंस भी फेस टू फेस की तरह बहुत इफ़ेक्टिव होते हैं और बहुत यूज़फुल होते हैं। सो फ्रेंड्स दिस वाज ऑल अबाउट ई काउंसलिंग। सेल्फ रीडिंग इज़ इम्पॉर्टेंट, आई ऑलवेज टेल इन माय वीडियोज़। बिना सेल्फ रीडिंग के आप ये वीडियोस इतने बेनिफिशियल नहीं होंगे आपके रिवीजन पर्पस एंड एक फ्रेमवर्क जानने के लिए ये वीडियोस बेनिफिशियल हैं। सो कीप ऑन वॉचिंग एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर माई वीडियोज़। Bye bye.